बैक टू शिखा क्लासेस। आज हम एज यू लाइक इट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इस प्ले का समरी देखेंगे। इस प्ले का जो कैरेक्टर्स है उन पर मैंने एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और एंड स्क्रीन पे भी मिलेगा, तो आप उसे देख लेंगे तो ये वीडियो समझने में और भी सुविधा होगी। ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने 1599 में लिखा था, लंदन में रह करके उन्होंने लिखा था, लेकिन पहली बार ये प्ले पब्लिश हुआ था 1623 में। इस प्ले का जो सेटिंग है, मतलब प्ले कहाँ पर हो रहा है, तो वो एरिया है फ्रांस का। फ्रांस में भी जो एक इमेजिनरी फॉरेस्ट क्रिएट किया है शेक्सपियर ने, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, तो ज़्यादातर जो स्टोरी है वो वहीं पे प्रोग्रेस करती है, उसी जंगल में प्रोग्रेस करती है। और एक और जगह है जहाँ पर कुछ पार्ट्स ऑफ द स्टोरी हुई, दैट इज ड्यूक फ्रेडरिक का कोर्ट। ड्यूक फ्रेडरिक जो कि अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को हटा करके राजा बन जाते हैं, तो उनके कोर्ट का भी सीन्स है। इस पूरे प्ले में 5 एक्ट्स हैं और हम कह सकते हैं कि जो प्ले है दैट इज अ पैस्टोरल कॉमेडी। पैस्टोरल वर्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू शेफर्ड्स। तो शेफर्ड जो होते हैं वो यूजुअली कहाँ रहते हैं? गाँव के आसपास रहते हैं, रूरल सराउंडिंग्स में रहते हैं, कंट्री साइड में रहते हैं, या फिर फॉरेस्ट के आसपास खुले ज़मीन में रहते हैं जहाँ पे उनके शीप को खाने के लिए कुछ मिल सके, और वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। कॉमेडी वर्ड का क्या मतलब होता है? कॉमेडी मीन्स जिससे कि आपको हंसी आए। सो जाहिर सी बात है कि इस प्ले में कुछ ह्यूमरस कंटेंट होंगे। तो ह्यूमरस वे में जो कुछ सोसाइटी में कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ खराबियां होती है, उनको एक सैटारिकल वे में, ह्यूमरस वे में जो प्ले राइट होते हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जिसको ये टारगेट किया जा रहा है, जिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्ले टारगेट कर रहा है, तो वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी अपनी गलतियों को भी समझ जाते हैं और उनको बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि वो ह्यूमरस वे में कही जाती है। और ये जो ड्रामा है इसमें एक हैप्पी एंडिंग है, सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। इस वजह से भी हम इसे एक कॉमिक प्ले, एक कॉमेडी कह सकते हैं। इस प्ले में जो टाइम है दैट इज अराउंड 16th सेंचुरी। थीम्स ऑफ द प्ले क्या है? पहला, मैलिएबिलिटी ऑफ ह्यूमन मोटिव्स, ह्यूमन इमोशंस, द वे दे थिंक, दे बिलीव। मतलब कि जो ह्यूमन होते हैं उनका जो सोचने का तरीका, जो वो फील करते हैं, जो वो काम करते हैं, उसमें एक चेंज होता है, उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं, उनका चेंज ऑफ हार्ट होता है, चेंज ऑफ थिंकिंग प्रोसेस होता है, चेंज ऑफ बिलीव्स होता है। सेकेंड इज कि एक अर्बन लाइफ और रूरल लाइफ में एक कंपैरिजन भी है। एंड थर्ड थिंग कि जो ह्यूमन रोमांटिक रिलेशनशिप होता है उसको भी हाईलाइट करता है ये प्ले। अब प्ले के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई, तो अब समरी स्टार्ट करते हैं। ये प्ले शुरू होता है कि रोलैंड डे बुआ जो है उनका डेथ हो जाता है, और एज पर द रूल ज़्यादातर जो स्टेट है उसका मालिक अब उनका सबसे बड़ा बेटा यानी कि ओलिवर बन जाता है। हालांकि मरने से पहले रोलैंड डे बुआ जो है वो अपने बड़े बेटे ओलिवर को ये कहते हैं कि तुम अपने सबसे छोटे भाई ऑरलैंडो का पूरी अच्छी तरह से ख्याल रखना, लेकिन ओलिवर जो है वो ऑरलैंडो का ख्याल तो नहीं ही रखता, इसके अलावा वो उसको ढंग की पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग कुछ भी देता नहीं है, और इस बात से ऑरलैंडो को बहुत तकलीफ होती है। चार्ल्स जो है वो ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट का एक रेसलर है, और वो आता है ओलिवर के पास और उसको बोलता है कि मैं आपके प्रति बहुत वफादार हूँ, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे एक अफवाह मेरे कान में आई है, एक बात मेरे कान में आई है कि जो ऑरलैंडो आपका छोटा भाई है वो मुझे चैलेंज करने वाला है रेसलिंग में, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी रॉयल फैमिली के इंसान को मैं मारूं। आप इंटरवीन कीजिए और अपने भाई को रोकिए। तो फिर जो ओलिवर है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा भाई जो है ना वो रॉयल फैमिली का कहने को सिर्फ है, वो किसी काम का नहीं है, वो सारे मीन्स अपनाएगा तुम्हें हराने के लिए, वो थोड़े भी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तुम बेझिझक आराम से उसे मार सकते हो। तुम्हारी वफादारी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हें जैसे मन हो तुम उसको मार के हरा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात पर जो चार्ल्स है वो भी पूरा एकदम खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं उसे बहुत मारूंगा। और दूसरी तरफ ड्यूक सीनियर जो राजा रहते हैं उन्हें हटा करके उनके छोटे भाई ड्यूक फ्रेडरिक वो खुद राजा बन जाते हैं, और ड्यूक सीनियर अपने कुछ वफादार कोर्टियर्स के साथ जंगल फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन चले जाते हैं, और वहाँ पे रॉबिन हुड वाली जिंदगी जो है वो आराम से जी रहे होते हैं। उन्हें जंगल में भी रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उनकी जो बेटी यानी ड्यूक सीनियर की जो बेटी रहती है रोजालैंड, उसे ड्यूक फ्रेडरिक नहीं हटाते क्योंकि शायद वो अपनी भतीजी से प्यार करते हैं, और दूसरी वजह ये रहती है कि ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है सीलिया, उसके बीच और रोजालैंड के बीच, ये दोनों कजिन्स के बीच बहुत गहरी एक बॉन्डिंग, एक दोस्ती रहती है। ड्यूक फ्रेडरिक को ये डर रहता है कि अगर रोजालैंड को हम निकाल देंगे तो सीलिया भी यानी उनकी बेटी भी चली जाएगी, और इस वजह से वो रोजालैंड को अलाउ कर देते हैं कि वो कोर्ट भी आ सकती है और वो आराम से राजमहल में रह सकती है।
जैसा कि चार्ल्स ने बोला था, ऑरलैंडो जो है वो चार्ल्स को चैलेंज करता है रेसलिंग कंपटीशन के लिए, और उसमें चार्ल्स जो है वो हार जाता है, ऑरलैंडो जीत जाता है। और ये सब देख करके रोजालिंड जो है उसको ऑरलैंडो को देख करके वो जो जीत जाता है उसको प्यार हो जाता है, और वो जाती है और एज अ चैंपियन है तो उसको एक तोहफा के तौर पर वो अपने गले से एक हार निकाल के उसे पहना देती है। ये सब ऑरलैंडो जब रोजालिंड को देखता है तो उसको भी प्यार हो जाता है, मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं लव एट फर्स्ट साइट जो है वो यहाँ पर हो जाता है। और ये सब होता है जब वापस ऑरलैंडो अपने घर जाता है तो एक उसका बहुत ही वफादार एक सर्वेंट रहता है। एक्चुअली ऑरलैंडो के पिता का वो सर्वेंट रहता है, पर वो बहुत वफादार रहता है ऑरलैंडो के प्रति भी, वो एडम। तो एडम आके बोलता है कि ऑलिवर जो है वो तुम्हारे जान के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहा, कॉन्स्पिरेसी कर रहा, तुम्हारे जान को यहाँ खतरा है। तो इस वजह से एडम और ऑरलैंडो ये दोनों जो हैं ये लोग भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन चले जाते हैं। और यहाँ पे अचानक से ड्यूक फेडरिक का चेंज ऑफ माइंड होता है और वो रोजालिंड को भी अपने कोर्ट से, अपने घर से निकाल देता है। तो रोजालिंड अकेले नहीं जाती, उसके साथ जैसा मैंने बोला सीलिया के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है, तो वो सीलिया के साथ दोनों लड़कियां चली जाती हैं। और ये दोनों के साथ एक कोर्ट का जेस्चर रहता है, एक फूल रहता है, टच स्टोन, तो वो भी चलाते हैं, यानी कि तीनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन की तरफ जाते हैं एक्चुअली। लेकिन इन तीनों जो ग्रुप्स है, जैसे पहले गए ड्यूक सीनियर, उसके बाद गया ऑरलैंडो, और उसके बाद ये सीलिया और रोजालिंड और टचस्टोन गए। ये तीनों में से किसी को नहीं पता है कि बाकी जो लोग हैं वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में ही हैं। एडम को प्रॉब्लम होने लगता है चलने में, रहने में, क्योंकि वो बूढ़ा रहता है। तो जो वहाँ पे ड्यूक सीनियर रह रहे होते हैं, उनका जो ग्रुप रहता है, उसमें ऑरलैंडो ज़बरदस्ती घुस जाता है और वो बोलता है कि आप लोग बिना हमें खाना खिलाए नहीं खा सकते। बाद में कुछ बातचीत होती है और तब पता चलता है ड्यूक सीनियर को कि ऑरलैंडो जो है वो उनके फ्रेंड रोलैंड डे बुआ का सबसे छोटा बेटा है। तो उसे बहुत खुशी होती है और वो उसको भी, यानी कि ऑरलैंडो को और उनके जो सर्वेंट रहते हैं एडम, उनको भी अपने ग्रुप में मिला लेता है। इधर जो रोजालिंड है वो गैनीमेड बन जाती है, मतलब उसका वेश ले लेती है, वो डिस्गाइज कर लेती है खुद को, एक शेफर्ड का वेश ले लेती है। और जो सीलिया है वो उसकी बहन ऐसे भी है, और जो नया ये लोग गेटअप लिए उसमें भी वो उसकी बहन ही रहती है, वो एक शेफर्डेस रहती है एलियना नाम की। सो ये गैनीमेड और एलियना जो अब जंगल में एंटर करते हैं, एक छोटी सी झोपड़ी लेते हैं और वहाँ पर ये लोग एक डिसेंट सी लाइफ लीड करने लगते हैं। और वहीं पे ये सिल्वियस से मिलते हैं। सिल्वियस एक लवर है जो कि फूबे से बहुत प्यार करता है, लेकिन फूबे उससे प्यार नहीं करती, तो इस वजह से वो दुखी रहता है। जब ये गैनीमेड और एलियना जंगलों में जाते हैं तो ये देखते हैं क्या कि पेड़ों से लटके हुए कुछ पोएम्स लिखे हुए हैं जो रोजालिंड के नाम पे हैं, मतलब उसके लिए लिखे गए हैं। तो गैनीमेड तो खुद ही रोजालिंड है, तो उसको ये जान के खुशी भी होती है। और जब उसे ये पता चलता है कि वो पोएम्स लिखने वाला और कोई नहीं ऑरलैंडो है, वही आदमी जिससे कि वो रेसलिंग कंपटीशन में जिसको देख करके उसे प्यार हो गया था, तो ये बहुत खुश हो जाती है। और ऑरलैंडो तो समझता है कि गैनीमेड एक लड़का है, तो वो अपनी दिल की बात उससे पूरी तरह शेयर कर देता है। और तब गैनीमेड ये बोलता है कि तुम चिंता नहीं करो, ये जो प्यार की बीमारी तुम्हें हुई है ना, मेरा इसके पास इलाज है। मैं तुम्हें हर कुछ सिखा दूंगा, मैं तुम्हें प्यार करना सिखा दूंगा, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सिखा दूंगा। कल से तुम हर रोज मेरे पास लेसन लेने आना, मेरे पास सीखने आना, मैं तुम्हें लव लेसन्स दूंगा। और वैसा ही होता है, ऑरलैंडो हर रोज जाता है और गैनीमेड को इमेजिन करता है एज इफ वो रोजालिंड है, और गैनीमेड उसको ट्रेनिंग देता है कि कैसे तुम रोजालिंड को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे, कैसे तुम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे। और वो जो टचस्टोन रहता है ना, जो सीलिया और रोजालिंड के साथ जंगल में आता है, उस टचस्टोन को एक सिंपल सी शेफर्डेस लड़की ऑड्रे रहती है, उससे प्यार हो जाता है। ऑड्रे, हालांकि ऑड्रे जो है वो उससे विलियम प्यार करता है, पर वो विलियम को धोखा दे देती है और वो टचस्टोन से उसको भी प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मीनवाइल जो ऑलिवर है, जिसको कि ड्यूक फेडरिक ने भेजा है ऑरलैंडो का पता लगाने के लिए, वो ऑलिवर जब जंगल में घुसता है ये इरादा लेकर के कि वो ऑरलैंडो का कुछ नुकसान कर देगा, उसके साथ कुछ गलत कर देगा, वही ऑरलैंडो ऑलिवर की जान बचाता है दो बार। एक बार एक भूखी शेरनी से उसकी जान बचाता है और दूसरी बार एक स्नेक से उसकी जान बचाता है। और इधर जो रोजालिंड है, जो कि गैनीमेड बनी हुई है, उसको बहुत अंदर में डर लगता है कि आज आखिर क्यों नहीं आया ऑरलैंडो मुझसे क्लासेस लेने के लिए। और वो सोचती है कि अब ये सारा जो ड्रामा वो मैं ख़त्म ही कर दूंगी, अब मैं फाइनली रोजालिंड बन करके ऑरलैंडो के सामने आ जाऊंगी। और ऐसा ये लोग सोचते रहे, तब तक ऑलिवर जो है वो वहाँ आता है। अभी भी वो इन दोनों राजकुमारियों को नहीं पहचान रहा है
वो सिर्फ आके ये बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऑरलैंडो जो है वो घायल हो गया है और रोजालिंड को अंदर से बहुत चिंता होती है। मीनवाइल जो ओलिवर है और एलिएना के वेश में जो सीलिया है, इन दोनों को लव एट फर्स्ट साइट, दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। हालांकि ओलिवर अभी तक ये नहीं जानता कि एलिएना जो है वो ड्यूक फेडरिक की बेटी सीलिया है। ड्यूक फेडरिक को ये पता चलता है कि ड्यूक सीनियर जंगल में भी जाकर के बहुत खुशी से आराम से रह रहे हैं। वो अपनी एक आर्मी तैयार करता है और वो जाता है कि जंगल में जाकर मैं सबको मार दूंगा। लेकिन बीच रास्ते में क्या होता है, उन्हें एक साधु मिल जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि तुम ये दुनियादारी छोड़ दो, एक मोनेस्ट्री में आकर मॉन्क का लाइफ लीड करो। और तभी उनका चेंज ऑफ हार्ट होता है और वो सचमुच में बदल जाते हैं। इधर जंगल में क्या होता है कि सब लोग एक जगह आ जाते हैं। वो ड्यूक सीनियर जो हैं, वो उनके जो कोर्टियर्स हैं, इधर ऑरलैंडो, ओलिवर, इधर सीलिया जो कि अभी एलिएना बनी हुई है, और गैनीमेड, सिल्वियस, फूबी। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब सिल्वियस के लिए ये लोग जो हैं यानी कि गैनीमेड और एलिएना, ये लोग जब फूबी को मनाने जाते हैं, इंटरवीन करने जाते हैं कि तुम जो हो वो सिल्वियस के साथ रहो, उसको प्यार करो, उसी वक्त जब फूबी गैनीमेड को देखती है तो उसको गैनीमेड से प्यार हो जाता है और वो गैनीमेड से शादी करना चाहती है। और तभी गैनीमेड यानी रोजालिंड के माइंड में एक प्लान आता है और वो बोलती है कि ठीक है, मैं जो हूँ वो फूबी से शादी कर लूँगा। ये सभी लोग एक जगह इकट्ठा हैं और तभी रोजालिंड गैनीमेड के ही वेश में है और सीलिया एलिएना के ही वेश में है। और रोजालिंड जो है वो ये बोलती हैं, पहले वो फूबे को बोलती हैं कि देखो हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, एज गैनीमेड वो ये बात बोल रही हूँ, लेकिन मान लो अगर ऐसा कुछ होता है कि गैनीमेड जो है वो कभी एक लड़की से शादी करेगा ही नहीं, उस केस में तुम सिल्वियस से शादी कर लोगी। तो फूबे ये बात को मान जाती है और ड्यूक सीनियर को बोलती है कि अगर रोजालिंड यहाँ आ जाए तो आप अपनी बेटी रोजालिंड की शादी ऑरलैंडो से करा दोगे। तो ये बात ड्यूक सीनियर भी मान जाते हैं और तभी जो है एलिएना और गैनीमेड चली जाते हैं और वापस से वो लोग अपना ओरिजिनल जो रूप है वो लेके वापस आती है, यानी कि गैनीमेड रोजालिंड बन जाती है नॉर्मल, और जो एलिएना वो सीलिया के रूप में ये दोनों राजकुमारियाँ वापस आती हैं अपने साथ गॉड हाइमेन को लेकर के, यानी गॉड ऑफ मैरिज को लेकर के। और तभी 4 शादियां होती है। किनकी? तो सबसे पहले सीलिया की ओलिवर के साथ, रोजालिंड की ऑरलैंडो के साथ, सिल्वियस की फूबे के साथ, क्योंकि जो शर्त थी कि गैनीमेड तो लड़की है तो वो कभी एक लड़की से तो शादी करेगी नहीं, तो इस वजह से फूबे को सिल्वियस से शादी करनी पड़ी। और जो टचस्टोन है, जो जेस्चर था ड्यूक फेडरिक के कोर्ट का, उसकी शादी होती है ऑड्रे के साथ। तो ये 4 शादी खुशी खुशी वहाँ पर होती है। जो गॉड हाइमेन यानी गॉड ऑफ मैरिज हैं वो इन सभी को आशीर्वाद देते हैं। पूरा एक जॉयस मूड है, सब लोग डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और तभी जो ओलिवर और ऑरलैंडो के और भाई हैं वो अपने पढ़ लिख के वो लोग वापस आते हैं और वो लोग बताते हैं कि ड्यूक फेडरिक जो है वो अब वापस राजगद्दी नहीं संभालने जाएंगे, वो मोनेस्ट्री की तरफ जाएंगे और उन्होंने अपने ये डिसाइड किया है कि अब वापस से वो ड्यूक सीनियर को राजगद्दी पर बैठा देंगे। अब वहाँ के राजा ड्यूक सीनियर ही रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाता है और सब लोग खुशी खुशी फिर अपना राजमहल की तरफ बढ़ते हैं। और इस प्ले में एक बहुत ही फेमस स्पीच है जो कि एक कोर्ट का फूल जैक जो है वो बोलता है। कौन सा स्पीच? ऑल वर्ल्ड्स अ स्टेज। आप यहाँ पे देखिए, आपने पहले भी ये स्पीच कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। सो गाइज, ये था पूरे ड्रामा का समरी। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट रह गए हों, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। See you in the next video with some new topics. Till then, keep smiling. Have wonderful days. Thanks for watching.